सुप्रीम कोर्ट के जजेस जातिवादी हैं। आज इस देश में जो अब तक लगता था कि शेड्यूल कास्ट के लिए स्थिति गंभीर है, अब इस देश में ओबीसी की स्थिति भी गंभीर हो चुकी है। ओबीसी भी गले में झुनझुना टांगने के लिए तैयार है। ओबीसी को भी वापस गाय चराने, बकरी चराने, गाय दूहने, मजदूरी करने, लोहा पीटने के काम में लगाने की तैयारी इस सरकार ने कर ली है। अब ओबीसी समाज, सरकार का तो है ही रोल इसमें। बहुत लोग कहते हैं तो हाई कोर्ट का है, सरकार का इसमें क्या है। लेकिन क्या है कि कभी भी राज सत्ता से न्यायपालिका संचालित होती है, मीडिया संचालित होती है। तो जाहिर सी बात है, यह जो रिफ्लेक्शन है, ये जो आरक्षण के खिलाफ डिसीजन आया है, ये सरकार की नीति का रिफ्लेक्शन है। चाहे राम मंदिर का फैसला अभी क्यों आया बीजेपी की सरकार के आते हैं, क्योंकि यह रिफ्लेक्शन है, राज सत्ता ऐसा चाहती है, राज सत्ता के हिसाब से हो रहा है। तो कुल मिलाकर यह जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस की सरकार है, यह आरक्षण के खिलाफ है। पहले ये SC/ST आरक्षण के खिलाफ दिख रहा था, लेकिन खुलेआम अब यह ओबीसी आरक्षण के खिलाफ भी दिख रहा है। जैसा कि जो गरीब सवर्णों का जब फैसला आया तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जातिवादी हैं, तो परसों के फैसले में वह बात फिर से स्थापित हो गई और ओबीसी का आरक्षण ख़त्म किया इन्होंने। जो ट्रिपल टेस्ट की शर्तें हैं, किस आधार पर वो शर्तें सुप्रीम कोर्ट जज ने लगाई, वो असंवैधानिक है। और जब एक तरफ तो पिछड़ों का जनगणना नहीं करने देते, तो डाटा कहाँ से निकल के आएगा, उनका आर्थिक सामाजिक उनकी संख्या नहीं निकल के आएगी। तो ये तो कह सकते हैं कि बिना आधार के इस शर्त को लगाया। दूसरा, 50% की सीमा लांघनी नहीं चाहिए। हाल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गरीब सवर्णों के मामले में 50% की सीमा को तोड़ दिया है, तब क्यों लागू कर रहे हैं लोग। तो यह जो शर्तें लगाई है ट्रिपल टेस्ट में, वो शर्तें ही गलत है। लगभग 30 साल तक एक लक्ष्मण रेखा थी कि वो पार ही नहीं हो सकती। इंदिरा साहनी जजमेंट में, उसको मंडल जजमेंट भी कहते हैं कि 50% की सीमा क्रॉस नहीं हो सकती। 9 जजेज की बेंच का फैसला था वो। 5 जजेज की बेंच के फैसले ने पलट दिया पूरा देश, कुछ नहीं बोल रहा। बड़ी पीठ का फैसला छोटी पीठ पलट नहीं सकती, लेकिन क्योंकि गरीब सवर्णों को आरक्षण देना था, इसलिए कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। और संविधान में जो संविधान का तो आधार लिए ही नहीं था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण होना चाहिए, और उस सीमा को तोड़ दिया। तो जब सवर्ण को आरक्षण देने बात आती है, तो अपने तरफ से कानून बना देते हैं, और जो संविधान में नहीं है उसको भी ये कर देते हैं। अब जब दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आती है, तो कारण खोजते रहते हैं अड़ंगा लगाने का। और सवर्णों, गरीब सवर्णों के लिए क्या कोई स्टडी कराया इन्होंने? और वो 8 लाख की जो सीमा है, क्या गरीब सवर्ण है? 72,000 एक गरीब की औसत सालाना उसकी इनकम है। तो 8 लाख वाला जो गरीब सवर्ण है, गरीब है वो। इसमें बीजेपी की सरकार की चाल है। अब आयोग बना रहे हैं। क्यों आयोग अब बना रहे हैं? आयोग पहले बना देते आप। दिसंबर 2001 का फैसला है, एक साल पुराना फैसला है। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में ये समस्याएं झेली जा चुकी है, तो उसके हिसाब से आप पहला आयोग बना देते। अब आयोग बना रहे हैं, क्योंकि अगर विद्रोह न किया गया था, आवाज नहीं उठाई होती, तो बिना आरक्षण के निकाय का चुनाव हो जाता और पिछड़े
आरक्षित हो जाते। दुर्भाग्य से पिछड़ा सोया हुआ है। लेकिन एक बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उठाया है, कम से कम बाबा साहब का नाम लिया है, कम से कम यह भी कहा है कि अब पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, बाद में दलितों का करेंगे। और दलितों का जो गवर्नमेंट जॉब में था रिजर्वेशन, वो बैकडोर से ख़त्म कर दिया, ठेकेदारी प्रथा ले आकर के, डिपार्टमेंट को बेच करके, भर्तियां रोक करके, और तो अब तो लेटरल एंट्री से आईएएस बने हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं। तो वह भी आरक्षण करीब करीब इन्होंने निपटा दिया। जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर के आई इस आधार पर कि मंडल जजमेंट गलत है, दुर्भाग्य है कि आज वही पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का झंडा बरदार बना हुआ है। वही पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में जातीय चेतना तो हो सकती है, जाति को इकट्ठा करके एमपी एमएलए बनना, लेकिन सामाजिक चेतना का अभाव है। ये कितना बड़ा ऐतिहासिक ब्लंडर है या नासमझी है कि जिन्होंने विरोध किया उन्हीं के साथ ये खड़े हो गए। अभी भी चेत लें तो अच्छी बात है। धन्यवाद। क्या लगता है परिसंघ इस विषय पे कुछ काम करेगा? जरूर काम करेगा। हमने ही इसके ऊपर काम किया, 5 आरक्षण विरोधी आदेशों को वापिस कराया, फिर आपको लोकपाल बिल में आरक्षण कराया, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग किया, संसद में जब था तो बिल भी पेश किया मैंने, और हम तो लड़ाई लड़ी रहे ना। अगर यह बीमारी आई कहाँ से, अतिरिक्त अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो नागराज से बीमारी आई। 85वां संवैधानिक संशोधन 2001 में करा गया था, और कर्नाटक के गौड़ा बिरादरी के इंजीनियर्स, ज़्यादातर गौड़ा के ही लोग, उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी 85th अमेंडमेंट को। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था तो सुनवाई वहाँ हो नहीं सकती, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। मुझे पता लगा उस समय के कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज, सामाजिक मंत्री मीरा कुमार, डीओपीटी मिनिस्टर सुरेश पचौरी थे, मिला और निजी वकील करवाया सरकार से, और पर भी 11 दिन बैठ करके किया, तब जाके 85th अमेंडमेंट बच गया। लेकिन उसमें शर्तें लगा दी, अगर मगर कर दिया कि प्रतिनिधित्व की कमी हो तब पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, दक्षता यानी रिजर्वेशन से कोई प्रतिकूल असर तो नहीं पड़ रहा है, और तीसरा पिछड़ापन की जांच हो। अरे भाई, शुरू का पिछड़ा है ही है, उस समय भी वही बीमारी यहाँ आई, वहाँ भी 3 शर्तें थे, 3 राइडर्स थे, यही 3 शर्तें यहाँ आई। वो लड़ाई केवल हम लोगों ने लड़ी, परिसंघ ने लड़ी, परिसंघ के अलावा किसी ने नहीं वो लड़ाई लड़ी थी। तो योगी आदित्यनाथ जब घिर गए कल, तब जल्दी में उन्होंने वो बनाया, आयोग बनाया। पहले बना देते जब दिसंबर 2001 का फैसला था ट्रिपल टेस्ट का, कंडीशन का। तो इनकी नीयत अब भी पिछड़ा नहीं जागा। आप लोग तो जगाने के जगा रहे हैं, नहीं जाएगा तो दुर्भाग्य। सर, ओबीसी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन ये उदित राज ने ही ये मसला क्यों उठाया है? क्योंकि जब दलित पढ़ता है तो ओबीसी आगे नहीं आता है सर, और जब ओबीसी पढ़ रहा है तो दलित सबसे आगे आ रहा है। मंडल कमीशन की लड़ाई काशीराम जी ने लड़ी थी जी। हमारा इतिहास ही है कि दलित है वो आदिवासियों के लिए लड़ता है और बैकवर्ड के लिए लड़ता है। हम लोग बाबा साहब के सिपाही हैं, हमें सामाजिक चेतना है, चेतना के तहत लड़ते हैं, ये लोग नहीं लड़ते हैं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सर, कोर्ट कह रहा है ट्रिपल टैक्स के लिए समय नहीं है, इस वजह से चुनाव कराने जरूरी है, समय निकल रहा है चुनाव का। कोई जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, गए हैं, टाइम ले ले।
वैसे ट्रिपल टेस्ट जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अयप्पा मंदिर के बारे में आया था, सबरी कहते हैं शायद, मंदिर में आया था, तो सरकार ने कहाँ माना था? सरकार ने खुद विरोध किया था। देश के गृह मंत्री ने कहा था कि ऐसा जजमेंट नहीं देना चाहिए। तो योगी सरकार तो अभी विरोध कर रही है ना सर? नहीं, जजमेंट का विरोध किया था। मैं बीजेपी में था उस समय और हमने कहा गलत है। महिलाओं के प्रवेश का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि सबरी मंदिर में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए। तो कहा अयप्पा भगवान हैं, वो सेलिब्रेट हैं, ब्रह्मचर्य हैं, महिलाएं नहीं जा सकती। तो बीजेपी ने विरोध किया था उस जजमेंट का, तो इस जजमेंट को भी नहीं माने। जो परसों जजमेंट आया है, बाध्यता नहीं है, कह दीजिए कि ऐसा जजमेंट नहीं देना चाहिए जो लागू करना असंभव हो। यही शब्द थे गृह मंत्री अमित शाह के कि ऐसा जजमेंट नहीं देना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य कह तो रहे हैं कि आखिर तक लड़ा जाएगा, तो खराब करके लड़ा जाएगा, पहले क्यों नहीं लड़ लिए? मूर्ख बना रहे, पहले आयोग बना करके रिपोर्ट ले लेते। और एक बात है, बड़ी दर्दनाक बात, 4 जनवरी 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था नागराज का, अदम पैरवी में, जो एक कमेटी बना करके रिपोर्ट लेना और फिर पदोन्नति में आरक्षण चालू करने का काम बहन जी की सरकार ने नहीं किया था और पेश भी नहीं हुए थे। उस समय बल्कि बिहार की सरकार और राजस्थान की सरकार कर गई थी, जो गैर दलित सरकार थी, और उसका प्रतिकूल असर ये पड़ा कि लाखों लोगों का डिमोशन उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव होना है उसको लेकर 27 दिसंबर 2022 को लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया है। उसके अनुसार बिना आरक्षण का जो है, बिना ओबीसी आरक्षण का होना है निकाय चुनाव। निकाय चुनाव का स्टेटस पहले मैं थोड़ा बता देता हूं, सुविधा होगी। निकाय चुनाव में रिजर्व सीटों का यूपी में 762 जो है 762 शहरी निकाय हैं, जिसमें 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 200 नगर पालिका, 545 नगर पंचायत। 762 की कुल आबादी 5 करोड़ है। 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 1 सीट अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए है, और इसके अलावा 4 सीट मेयर का ओबीसी के लिए रिजर्व है। अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन की सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व है। इस तरह से पूरा जो है ये एससी और ओबीसी का पूरे स्टेट में इसी तरह से आरक्षण है। लेकिन अभी जो फैसला आया है ताज़ा तरीन हाई कोर्ट का, उसने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट, ये एक टेक्निकल टर्म है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था 2006 परहैप्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जो है आरक्षण दिया जाए। जो ट्रिपल टेस्ट का आधार है ना, वो पूरी तरह से फेक है। उसमें एक आधार यह है कि सरकार पता करे कि जो है ओबीसी की आबादी कितनी है, एक उसमें पता करे कि ओबीसी की जो आबादी है उसमें से कितने लोग आरक्षण को डिजर्व करते हैं। अगर ये सब क्राइटेरिया पूरा होता है तब जो है आरक्षण, ओबीसी आरक्षण देकर उसको आरक्षण देकर चुनाव कराना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया ही गलत है। मंडल कमीशन की जो सिफारिश है उसको लागू नहीं किया गया अब तक। किसी राज्य में किया गया है तो 2-4-5% किया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू नहीं हुई। जो दूसरा सबसे बड़ा मामला है, जो जाति जनगणना का सवाल है, जिस सवाल पर हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ लगातार लड़ता रहता है कि जाति जनगणना जो कर दी गई है अरबों रुपये खर्च करके, उसका प्रकाशन किया जाए। ये बताइए, कोई सरकार कैसे बताएगा कि जो है ओबीसी की आबादी कितनी है या उनकी आर्थिक शैक्षणिक जो है आबादी कितनी है, उनकी स्थिति हैसियत कैसी है, कैसे बताएगा? जाति जनगणना का प्रकाशन करेंगे तब तो। अब हाईकोर्ट का जो ये डिसीजन आया उससे कहीं ये तो नहीं कि राज्यों को अधिकार दिया जा रहा है कि आप अलग से चुनाव करा लें, ऐसा भी है क्या? दूसरी बात, ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरक्षण के खिलाफ तभी फैसले आते हैं ताबड़तोड़ जब इस देश में
भाजपा की सरकार होती है, राज्य में भाजपा की सरकार होती है, जब जब भाजपा की सरकार आती है तब तब आरक्षण के खिलाफ फैसले आते हैं। जितने भी आप फैसले उठाकर देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड मामले में 2002 का 2020 का फैसला हो, या अभी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ आया है, या फिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे आया है फैसला। आप देख लीजिए, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण देना था तो 50% का बैरियर कोर्ट ने स्वयं का ही अपना ही बनाया नियम तोड़ दिया। हम लोगों को, जब हम आबादी के हिसाब से आरक्षण की बात करते हैं तो हमको 50% समझा दिया जाता है, लेकिन जब सवर्ण आरक्षण देना हो तो ये उस समय ये 50% का बैरियर टूट गया। अब तो वो बैरियर भी टूट गया है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि आज इस देश में जो अब तक लगता था कि शेड्यूल कास्ट के लिए स्थिति गंभीर है, अब इस देश में ओबीसी की स्थिति भी गंभीर हो चुकी है। ओबीसी भी गले में झुनझुना टांगने के लिए तैयार है। ओबीसी को भी वापस गाय चराने, बकरी चराने, गाय दूहने, मजदूरी करने, लोहा पीटने के काम में लगाने की तैयारी इस सरकार ने कर ली है। अब ओबीसी समाज, सरकार का तो है ही रोल इसमें। बहुत लोग कहते हैं तो हाई कोर्ट का है, सरकार का इसमें क्या है? लेकिन क्या है कि कभी भी राज सत्ता से न्यायपालिका संचालित होती है, मीडिया संचालित होती है। तो जाहिर सी बात है, यह जो रिफ्लेक्शन है, ये जो आरक्षण के खिलाफ डिसीजन आया है, ये सरकार की नीति का रिफ्लेक्शन है। चाहे राम मंदिर का फैसला अभी क्यों आया बीजेपी की सरकार के आते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, राज सत्ता ऐसा चाहती है, राज सत्ता के हिसाब से हो रहा है। तो कुल मिलाकर यह जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस की सरकार है, यह आरक्षण के खिलाफ है। पहले ये SC/ST आरक्षण के खिलाफ दिख रहा था, लेकिन खुलेआम अब यह ओबीसी आरक्षण के खिलाफ भी दिख रहा है। हम लोग अखिल भारतीय परिसंघ, हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने यह जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, इसके खिलाफ ऐलान किया है कि हम जल्द ही पूरे देश से, खास तौर पे अब हम लोग ओबीसी समाज के बुद्धिजीवियों से, ओबीसी समाज के आंदोलनकारियों से अब हम आग्रह करने जा रहे हैं कि अब हम लोग दिल्ली में जल्दी ही, जितनी जल्दी संभव हो, हम साथियों से देश भर में बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और ओबीसी समाज को आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि ओबीसी समाज के लोगों, अब आंख खोलो। ये झुनझुना से काम नहीं चलेगा, ये राम मंदिर से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। यह जो आरक्षण है उससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह समाज, जातिवादी समाज, ओबीसी को इस कदर आंख पे धर्म का चश्मा चढ़ा दिया कि ओबीसी को हिंदू धर्म का जो है लगता है कि हम रक्षक हैं, लेकिन असल में ओबीसी समाज हिंदू धर्म का झोला ढोता है और दरी बिछाने का काम करता है। तो हम लोग जल्दी ही, हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ दिल्ली में इस मसले पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आज हम घोषणा करते हैं। तारीख की घोषणा आप लोगों के माध्यम से हम जल्दी ही कर लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी पूरे देश में लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं। हम लोग उसकी तैयारी करेंगे कि जल्दी ही, जैसे ही नया साल शुरू हो, क्योंकि यह सरकार डरती है सिर्फ आंदोलन से। 2 अप्रैल 2018 का जब आंदोलन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को भी पीछे हटना पड़ा, इस सरकार को भी पीछे हटना पड़ा। यह जो सरकार है, इसकी ताकत ओबीसी है, ओबीसी वोट बैंक इस सरकार की ताकत है। तो ओबीसी वोट बैंक के बल पर यह सरकार बनी है। तो मुझे लगता है कि इनको डरना चाहिए। पता नहीं क्या डर है हिंदुत्व का, इनको इतना ताकत का एहसास दिख रहा है, इनको लगता है कि कुछ भी कर दो ओबीसी समाज के साथ, यह हिंदू बन के घंटा झुनझुना के चक्कर में रहेगा और कुछ होने वाला नहीं है। ओबीसी समाज जागेगा नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। ओबीसी समाज भी जाग रहा है और इस आंदोलन में हम उम्मीद करते हैं ओबीसी समाज भी परिसंघ के साथ आकर जुड़ेगा। ओम सुधा जी, देखा जाए मध्य प्रदेश में 67% ओबीसी की आबादी है, महाराष्ट्र में ओबीसी की आबादी है, राजस्थान में और कई राज्यों में है, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही क्यों हुई खत्म करने? नहीं, ये तो सीधी सी बात है ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी पहले लगता था दलित विरोधी है, ओबीसी को भी लगता था कि अरे दलितों के साथ हो रहा है, चुप रहो, उनका हो रहा है वो समझें, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असल मायने में सिर्फ दलित विरोधी अब तक दिखता था, दलित और मुसलमान विरोधी। लेकिन यह जो हाईकोर्ट का फैसला आया, इससे स्पष्ट हो गया है यह दलित मुसलमान के साथ साथ ओबीसी के भी खिलाफ है। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है, चाहे वो निजीकरण करके नौकरी खाना हो, चाहे सीधे आरक्षण हटाना हो, या कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के आरक्षण का खात्मा करना हो,
वो करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वहां आरक्षण पर सीधे हमला है। आप देखिए झारखंड में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। जाहिर सी बात है, इस देश के ओबीसी समाज को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाए बिना ओबीसी का हित नामुमकिन। क्या परिसंघ जो है ओबीसी आरक्षण को वापस दिला पाएगा? नहीं, हम लड़ाई तो लड़ेंगे जरूर। हमने रिजल्ट दिया, हमने आरक्षण बचाने की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी ने आरक्षण बचाने की कई लड़ाइयां लड़ी। नागराज का मुकदमा परिसंघ ने लड़ाया, हमने जीता। चाहे प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो, चाहे 85वां 86वां संवैधानिक संशोधन कराना हो, परिसंघ ने लड़ाई लड़ी और जीती। हम लड़ाई लड़ेंगे ओबीसी आरक्षण की भी, और उम्मीद है हम जीतेंगे। ओम सुधा जी, जिस समय मंडल आयोग लागू हो रहा था, मायावती और कांशीराम साहब जो रोडों पे थे, तो यही बैकवर्ड के लोग एससीओ को मारने का काम कर रहे थे, दलितों को मारने का काम कर रहे थे। देखिए क्या है कि जाति व्यवस्था इतना गहरा हमारे दिमाग में पैबस्त है, ओबीसी समाज को लगता है कि अरे हम सब ब्राह्मणों बनियों से नीचे हैं तो क्या हुआ, हम शेड्यूल कास्ट से तो ऊपर हैं, दलितों से तो हम ऊपर हैं। तो इसी भ्रम में वो जी रहा है। लेकिन इस बार जो हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच का फैसला आया है, इस बार उनको भी औकात ओबीसी समाज को भी दिखाया गया है। शेड्यूल कास्ट समाज तो लड़ता ही है ओबीसी समाज की लड़ाई, मंडल कमीशन की लड़ाई भी लड़ रहा था। और जब जिसके जवाब में आडवाणी ने कमंडल निकाला तो ओबीसी अपने आरक्षण के खिलाफ कमंडल ढो रहा था। तो ये तो हुआ ही है देश में। लेकिन तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में चेंजेज आए हैं, बदलाव आया है, लोगों के समझ बढ़ी है ओबीसी समाज की। हम उम्मीद करते हैं कि परिसंघ के इस आंदोलन से ओबीसी समाज भी जुड़े। जब एससी पे आक्रमण होते हैं दुनिया भर के, तो बैकवर्ड के लोग तो बाहर निकल के नहीं आते हैं। तो अब एससी को ही क्या जरूरत पड़ी है कि आज जब मुसीबत आई तो उनका साथ देने के लिए खड़े हैं? देखिए क्या है, कोई भाई बिगड़ जाए तो उसको छोड़ा नहीं जाता है। ओबीसी समाज में जागरण थोड़ा देरी से हो रहा है।